उन कंट्रीज को चूज करना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज कोई भी कंट्री बच्चों को इतना इजीली तो लाइसेंस देगा नहीं। भाई देखिए, सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश में करी गई एमबीबीएस या जो बांग्लादेश के एमबीबीएस की डिग्री है, क्या वो इंडिया में वैलिड है? पूछता है भारत। बताइए। अरे भारत को जवाब देंगे, अच्छे से बताएंगे सभी पेरेंट्स और बच्चों को कि ये डिग्री वैलिड है कि नहीं। और ये वीडियो अगर आप अंत तक, लास्ट तक देखेंगे तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो आपको दिमाग में रखकर चलने हैं, और वो क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी आप किसी फॉरेन कंट्री से पढ़ करके इंडिया में खुद को एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए शुरुआत करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा वीडियो का मेन टैग है कि वैलिड है कि नहीं, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंत में एकदम क्लियरली पता लग जाएगा। ठीक है, सो ओके, वी आर स्टार्टिंग विद इट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 18 नवंबर 2021 में निकाला था गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। ठीक है, सो इसका हम देख रहे हैं पार्ट 3 सेक्शन 4। अब मैं एक चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि जो एनएमसी का गैजेट है ना, इस पे ये फर्स्ट वीडियो है। नहीं, ये फर्स्ट वीडियो नहीं है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन लोग जनरली क्या करते हैं, लोग इसी वीडियो में से, मतलब ये जो गैजेट है, इसमें से बहुत अपने हिसाब से पॉइंट तोड़ मरोड़ के और विड्रॉ करके और फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। मैं भी ऐसा कर सकता था कि इन पॉइंट्स को अलग से नोट कर लेता, लेकिन आई प्रिफर्ड कि मैं आपको है ना ये जो पूरा पीडीएफ है अच्छे से यही दिखा दूं, ताकि आपको उसमें क्लैरिटी मिले, आपको खुद ये पता लग जाए कि हाँ भाई हम ओरिजिनल गैजेट देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अच्छे बच्चों की तरफ पूरा सुनिए अच्छे से। तो ये हिंदी वाला है, मैं इंग्लिश वाले की तरफ चलता हूं ताकि ज्यादातर ऑडियंस को ये चीज समझ में आए। समझ गए मेरी बात? तो अब यहां पे सबसे पहले आपको किस चीज की व्याख्या मिलेगी, यहां पे जो जो वर्ड्स आगे यूज करे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट मींस नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, तो कुछ डेफिनेशन, जैसे कमीशन लिखा होगा उसका मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन होगा। ओके, उसके बाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कौन होता है? जिसने फॉरेन से अपनी डिग्री करी होती है, इंडिया में, इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन नहीं करी है, बेसिक क्वालिफिकेशन उसकी इंडिया से नहीं है, बाहर से है। ठीक है, और उसको यहां पर इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेना है। दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। उसके बाद में ये मेडिसिन फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें आप खुद पढ़ लेना, मैं मेन चीजों पे आऊंगा धीरे धीरे। समझ गए मेरी बात? ओके ओके, सो अब देखिए बात यह है कि नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शेल प्रैक्टिस मेडिसिन इंडिया अनलेस ही इज ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो इन रेगुलेशंस के अंडर जब तक बंदे को परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता, वो बंदा इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है मेडिसिन। ओके, सबसे पहले ग्रांट ऑफ परमिशन रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, तो ये हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये इसका मेन क्रीम है, क्रीम वाला पार्ट है। ओके, तो ये अच्छे से देखिए, ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, किन किन कंडीशंस में मिलेगा? देखिए, नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल बी ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन unless he has, point number 1, undergone a course leading to foreign medical degree with minimum duration of 54 months। जनाब कितना? 54 मंथ्स का मिनिमम आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई का पार्ट है, इंटर्नशिप अलग आएगी। दूसरे पॉइंट में देखो, अंडरगॉन एन इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप कितनी? फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। तो इंटर्नशिप हमें कितनी चाहिए भाई साहब? 12 महीने की चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन 12 महीने की इंटर्नशिप होना चाहिए। जिस भी सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जिसमें आपने डिग्री करी है, अपनी पढ़ाई करी है, आपको उसी इंस्टीट्यूट से
एटलीस्ट 12 महीने की इंटर्नशिप भी करनी है। अच्छा, यहां पर एक एड ऑन बताऊंगा। पहले क्या होता था कि बहुत सारी कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इनकी जो इंटर्नशिप है वो वैलिड होती थी इंडिया में। अगर मान लो कि आप इंटर्नशिप करके आए हो बांग्लादेश से और नेपाल से, तो आप इंडिया में आपको दोबारा इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज न्यू सेट ऑफ रूल्स आपको इंटर्नशिप दोबारा करनी है इंडिया जाकर के, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सपोज बांग्लादेश में पढ़ रहे हो तो आप बांग्ला में पढ़ाई कर रहे हो। देखिए, बांग्ला में पढ़ने का मतलब है जो टेक्स्ट है, जो पढ़ाई है, जो एग्जाम्स है, उसमें आप बांग्ला लिख रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दो टाइप की स्कूल्स हमारे बेसिकली राजस्थान में मैंने देखा था। तो हिंदी मीडियम में क्या होता है, जैसे ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। कौन से मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं? मैंडेटरी सब्जेक्ट्स शेड्यूल 1 के अंदर ऊपर लिखे गए हैं। कहां गए वो? अभी देखे थे मैंने। 19 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। अब एक किधर गए? ये रहे, हाँ। सो 19 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी। तो कुल मिलाकर के ये क्या है? 19 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, प्री और पैरा क्लिनिकल मिला के, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो सब इधर पता नहीं किधर गया, मैंने देखा तो था कहीं पे। चलो कोई बात नहीं। तो ये 19 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद में रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded at par the license to practice medicine given to citizen of that country. So this point is the most important point जो कि लोगों को समझ ही नहीं आता है। तो भाई पॉइंट में ये बात लिखी गई है कि आपको जिस कंट्री में आप एमबीबीएस करके आए हो ना, उस कंट्री का आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। वही लाइसेंस होना चाहिए जो सेम वहां के लोकल बच्चों को आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस मिलता है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में अगर मैं एमबीबीएस कर रहा हूं तो मेरे जो बंगाली बांग्लादेश के जो बैचमेट्स हैं उनको जो लाइसेंस मिल रहा है मुझे भी वही लाइसेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो बांग्लादेश में ये चीज है, बांग्लादेश के अंदर लाइसेंस मिलता है सिमिलर टू द लोकल स्टूडेंट्स, सब्जेक्टेड टू वर्क परमिट। इफ यू हैव वर्क परमिट देन यू कैन प्रैक्टिस हियर आल्सो, बट यू आर अंडर द स्टूडेंट वीजा, राइट। तो अभी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस हम लोगों को लाइसेंस मिलता है लोकल स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे नेपाल ने अभी एक एग्जाम लगा दिया है कि भाई इतने सारे फॉरेनर्स को हम पढ़ा रहे हैं। रशिया का एग्जाम होगा अभी आने वाले टाइम में, मतलब 2021-22 वाला जो बैच है, इसके बाद जितने भी बैचेस हैं, जैसे हमारा वाला बैच 2021-22 है, तो हमारे वाले बैच से ये रूल्स अप्लाई होंगे। तो अभी रशिया से हमारे साथ जो भी बच्चे रशिया पढ़ने गए थे, चाइना गए थे, तो वो लोग जब वहां उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज से अपनी डिग्री पूरी कर रहे होंगे ना, तब उन्हें वहां का लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, बट हम लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो उन लोगों को एक अलग से एग्जाम लगेगा। वो एग्जाम अब तक हुआ नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो एग्जाम किस टाइप का होगा, उसका मतलब लेवल ऑफ टफनेस कितना होगा, किस लेवल का एग्जाम होगा, तो हमें वो चीज पता नहीं है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अभी उन कंट्रीज को चूज करना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज उससे आपकी टाइम वेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। हो सकता है एग्जाम बहुत ईजी हो सकता है बहुत टफ कर दे, मीडियम लेवल का हो, लेकिन वी डोंट नो, है ना, वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग लाइक दैट, ओके। और कोई भी कंट्री बच्चों को इतना इजीली तो लाइसेंस देगा नहीं। अब सोचो, हम लोग तो इंडिया से ही हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन हम लोग जब बांग्लादेश से या बाहर से कहीं पढ़ के जब इंडिया जा रहे हैं, तो हमारा जो एफएमजी का लाइसेंसिंग एग्जाम है, वो लाइसेंसिंग एग्जाम में पासिंग रेशियो 10-15% होता है। तो आप सोचिए कि कोई भी कंट्री जब इंडिया अपने ही बच्चों को जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए इतना मतलब अच्छा खासा एग्जाम होता है, ऐसे नहीं कि फ्री फोकट में सबको लाइसेंस बांट दिया। सो ये चीज करी नहीं जा सकती ना। कल को मान लो रशिया से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको रशिया, ऐसा थोड़ी कि रशिया वाले ऐसे फ्री में लाइसेंस बांटने लगेंगे। क्या आप पता कल को कोई वहीं जाके प्रैक्टिस करने लग जाए, सेटल हो जाए, और अगर वो कैपेबल नहीं होगा तो वहां तो वो लोगों को मारेगा, मिनख मार, मानुष मार बन जाएगा वो,
ठीक है। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना कि कौन सा कंट्री है जो आपको बिना एग्जाम के या फिर बहुत उसमें लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, वही लाइसेंस जो वो अपने लोकल स्टूडेंट्स को देता है जो उसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं आपके साथ। नाउ नेक्स्ट इज undergone supervised internship in India for a minimum term of 12 months after applying for the same commission। तो अब देखिए ये अगला पॉइंट है। ये क्या बोलता है कि इंटर्नशिप 2 बार करनी है। इंटर्नशिप एक जिस कंट्री में पढ़ के आ रहे हो वहां भी 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है, और 12 महीने की इंटर्नशिप फिर से करनी है इंडिया आने के बाद। हैज क्लियर्ड द नेशनल एग्जिट टेस्ट जो नेक्स्ट होने वाला है, और सच अदर मैंडेटरी टेस्ट और अदर टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो पहले उसका टेस्ट क्लियर होना चाहिए, बाद में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो क्लियर करना पड़ेगा टेस्ट पहले। Okay, now applicability of these rules. So notwithstanding anything contained in regulation 4, these shall not be applicable to foreign medical graduate who have acquired a foreign medical degree or primary qualification, as the case may be, prior to coming into force of these regulation. The candidate who are pursuing their education in foreign institution prior to coming into force of those regulation। और दूसरी बात ये हो गया, अच्छा तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो किन पे रूल अप्लाई नहीं होंगे? जो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फिर दोबारा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और जो लोग अभी इस रेगुलेशन के आने से पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, मतलब जो 20-21 बैच के हैं, 19-20 बैच के हैं, तो उन पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में और कोई खतरनाक यहां पे पॉइंट है नहीं जो आपको समझना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स आप समझ गए मेरी बात, ठीक है सर? बताइए। ओके, सो ये बात है भाई। और एक चीज और, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। Total duration of the foreign medical graduation course shall be completed within 10 years from the date of joining the course। तो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया उसके 10 साल के अंदर अंदर आपको एमबीबीएस करनी है। कहने का मतलब ये है कि भाई 6 साल तो वैसे ही लग रहा है, बट आपको देखो, आपको जो अपना एजुकेशन है वो 10 साल के अंदर अंदर पूरा करना है। ऐसा नहीं भाई बैक आती गई, फेल होते गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए, ऐसे करके एमबीबीएस ही पूरा करने में 15 साल लगते हैं। फिर क्या जिंदगी है? तो 10 साल के अंदर लेस देन 10 इयर्स में आपको एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करनी है। ओके, ठीक है सर। और आप अगर एक मेडिकल कॉलेज में, यहां पे एक और रूल है मैं एक बताता हूं, जिस मेडिकल कॉलेज में आपने पढ़ना स्टार्ट किया है या जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, है ना। यू कैन नॉट टेक ट्रांसफर। आप किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। आपको जहां से आपने स्टार्ट किया है एमबीबीएस करना, आपको उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में नहीं अच्छा लगा, सेकेंड ईयर में है हम लोग, फिर उसके बाद में हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम लोग राजशाही यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश से यूक्रेन चले जाओगे। अगर आप यूक्रेन तो चलो खत्म ही हो गया गोला बारूद से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश से फिर रशिया चले जाओगे या रशिया से बांग्लादेश आ जाओगे। आप 4th ईयर में थे रशिया में, ये नहीं होगा कि आप 4th ईयर में यहाँ पे फिर से 4th ईयर चालू कर दोगे। समझ गए मेरी बात? तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारे रूल्स हैं। तो देखो एनएमसी भी बहुत ज्यादा इन चीजों को स्ट्रिक्ट कर रहा है कि हर कोई बाहर पढ़ने ना जा सके, समझ गए? तो ये चीज है कि मैं आपको एक बात बताऊं, देखो बांग्लादेश इनमें से ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनको फॉलो करता है। एंड नाउ बांग्लादेश इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज, जितना मेरे को पता है, ओनली, वन ऑफ द नहीं बोलता हूं, जितना मुझे पता है, बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री जिसमें ये सारी चीजें एकदम मतलब फुलफिल्ड वे में एकदम बेहतर तरीके से फॉलो होती हैं। और अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में ही, देखो बांग्लादेश के बारे में एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि यहाँ पे जैसे कुछ सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है, जो जैसे जिसमें हम लोग पब्लिक हेल्थ पढ़ते हैं, ठीक है, ये सरकार की योजनाएं है ना, मलेरिया डेंगू कौन क्या कॉज करता है ना, ये सारी चीजें जो बेसिक थोड़ा बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट होता है, बट हाँ ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट पीजी के हिसाब से। सो कम्युनिटी मेडिसिन है। इसके अलावा जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, देखो बहुत सारे सब्जेक्ट है। जैसे फॉरेंसिक तो पूरा का पूरा क्या है, लीगल सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऐसा आता है सेक्शन 144, सेक्शन मान लो 347, है ना, तो ये सेक्शन इतना, आईपीसी है ना, आईपीसी सुना है, धारा इंडियन पीनल कोड है ना, तो ये एक पूरा है ना फॉरेंसिक लीगल सब्जेक्ट है।
ओके तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है इसकी जो बुक इंडिया में चलती है वही बांग्लादेश में चलती है, बिकॉज बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पे जो धाराएं हैं, एवरीथिंग लाइक सब कुछ सेम है। अगर जैसे सपोज हम कई बार बोलते हैं ना सेक्शन 144 लगा हुआ है, बांग्लादेश में भी सेक्शन 144 वो कर्फ्यू वाला वही सेम है। बस ये है कि इंडिया में जैसे आईपीसी लिखा होता है ना, इंडियन पीनल कोड, आपको बांग्लादेश में लिखना है बीपीसी, बांग्लादेश पीनल कोड, बाकी सब सेम है ना। अगर कोई कांड करेगा, सपोज प्रोफेशनल इनफेमस कंडक्ट हो गया, उसकी सजा, रेप हो गया उसकी सजा इतना साल, वो सब सेम है इंडिया में और बांग्लादेश में। सो द थिंग इज कि लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश ऐसे हैंड इन हैंड चलता है पूरा एजुकेशन सिस्टम, समझ गए मेरी बात। मतलब इतना सिमिलर है कि वन ऑफ माई कजिन शी इज स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता। सो अभी वो फाइनल ईयर में है, हम लोगों ने साथ साथ में पढ़ाई करी है, मतलब लाइक वो मेरे को गाइड करती रहती है कैसे पढ़, उसने कैसे पढ़ा, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, हम लोग शेयर करते रहते हैं। सो कोई डिफरेंस नहीं है, सच बताऊं कोई डिफरेंस नहीं है वेस्ट बंगाल में। क्योंकि वेस्ट बंगाल से मैंने इसलिए कंपेयर किया क्योंकि लैंग्वेज, पढ़ाई फिर सब सेम आ जाता है ना। तो वही बांग्लादेश इज लाइक द एक्सटेंडेड इंडिया, जहां पर मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बोल रहा हूं, एक्सटेंडेड इंडिया है कि यहाँ पे सब सेम चीजें चलती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई प्रिफर्ड बांग्लादेश एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो प्रेफर बांग्लादेश। बट द थिंग इज कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉलेज सिलेक्शन और इन चीज़ों में है ना थोड़ा सा मतलब वो करके रहना, आपको थोड़ा क्या बोलूँ उसको, अच्छी कॉलेज डिसाइड करनी है। यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे गंदे लोकेशंस पे भी कॉलेजेस हैं, तो आपको कॉलेज वगैरह अच्छे से डिसाइड करनी है। और अगर आप 2024-25 वाले सेशन में आ रहे हो, 24-25 वाले सेशन में आ रहे हो, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 7627055562। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए मुझे, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो रिलेटेड टू एनी कॉलेज। आई विल डायरेक्टली कनेक्ट यू टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन दोज पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस। और उसके अलावा एक चीज और, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको, अगर आप 24-25 सेशन में आ रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा भी 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बैचेस चल रहे हैं, तो वहां पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने से पहले आपको एक थोड़ा सा बढ़िया सा आइडिया लग जाए चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये बात है। तो बांग्लादेश का जो डिग्री है दैट इज वैलिड इन इंडिया, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने बड़ा डिटेल में यहां पर समझा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में विद समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।